हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप और इसके साथ ही एसेंशियल्स देखेंगे टॉट्स के। और इसमें साथ में हम कवर करेंगे इंजूरिया साइन, डैमनम साइन इंजूरिया, ठीक है। और साथ में इंपॉर्टेंट केस लॉज भी देखेंगे इसके, ठीक है, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। ये जो टॉपिक जो हम सारे आज कवर करेंगे, ठीक है, ये LLB, LLM, जुडिशरी और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं अक्सर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको आगे जाके बहुत ही काम आने वाला है। और ये आगे जाके अगर आप AIB का एग्ज़ाम भी देने जाओगे तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए या फिर इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे DM कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो गिवन इन माई डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। पहले देखते हैं मीनिंग क्या है। दैट वर्ड टॉट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड टॉटम विच मीन्स ट्विस्टेड। इट इंडिकेट दैट एनी सच बिहेवियर और कंडक्ट विच इज़ अनलॉफुल और ट्विस्टेड, ठीक है। इसमें क्या कहना है कि जो टॉट वर्ड है वो लेटिन वर्ड से आया। कौन सा वर्ड? लेटिन वर्ड से आया। दैट जिसका कौन सा वर्ड है? लेटिन वर्ड टॉटम, ठीक है। इस वर्ड से आया है टॉट, और जिसका क्या मतलब है? ट्विस्टेड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? टॉटम का क्या मतलब होता है? ट्विस्टेड, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं इट इंडिकेट्स एनी सच बिहेवियर, मतलब कि यानी कि गलत और या फिर अनलॉफुल कंडक्ट, ठीक है। अब इसको आगे मैं आपको सिंपली बताती हूँ, सिंपल लैंग्वेज में टॉट होता क्या है, ठीक है। जब कोई एक पर्सन बिना लीगल जस्टिफिकेशन के कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे किसी दूसरे के लीगल राइट्स की वायलेशन हो जाती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? हम टॉट कहते हैं। एक बारी और बता देती हूँ टॉट किसे कहते हैं। जब कोई एक पर्सन बिना किसी लीगल जस्टिफिकेशन के, ठीक है, किसी दूसरे पर्सन के लीगल राइट को क्या करता है? वायलेट करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? टॉट कहते हैं, ठीक है। टॉट क्या है? एक सिविल रॉन्ग है, ठीक है। टॉट है क्या है? एक सिविल रॉन्ग है। ये आपको याद रखना है, टॉट है हमारा एक सिविल रॉन्ग, ठीक है। और क्या कह रहे हैं कि जिसकी रेमेडी जनरली अनलिक्विडेड डैमेजेस के रूप में मिलती हैं। अनलिक्विडेड डैमेजेस वो होते हैं जो कि फिक्स्ड डैमेजेस नहीं होते, ठीक है। अनलिक्विड डैमेजेस कौन से होते हैं? जो कि फिक्स्ड नहीं होते। सॉरी, यहाँ पे लिक्विडेटेड लिख दिया, UN, यहाँ ठीक कर लेना, UN आएगा, ठीक है। अनलिक्विडेट, लिक्विडेट डैमेजेस कौन से होते हैं? जो कि फिक्स्ड होते हैं पहले से कि कितने पैसे मिलेंगे इस डैमेज के लिए। बट टोट में क्या होता है? अनलिक्विडेट डैमेज होता है जो कि पहले से फिक्स्ड नहीं होता, कि अगर वॉयलेशन हो गई या फिर किसी का राइट कुछ हो गया, वॉयलेट हो गया, इफेक्ट हो गया, तो उसको कितने डैमेजेस मिलेंगे। यहाँ पे टॉट में फिक्स्ड नहीं होता, ठीक है। जो फिक्स्ड नहीं होता उसे क्या कहते हैं? हम अनलिक्विडेट डैमेजेस, ठीक है। जहाँ डैमेजेस फिक्स्ड नहीं होते वहाँ क्या कहेंगे? हम अनलिक्विडेट डैमेजेस, ठीक है, ठीक है। एक तो आपने ये क्या बात याद रखनी है कि ये एक लैटिन वर्ड से आया है। कौन से वर्ड से आया है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। और क्या है टॉट में क्या होता है? ये एक सिविल रॉन्ग है, यहाँ लिख लेना आप, सिविल रॉन्ग है टॉट एक, ठीक है। और इसमें डैमेजेस कैसे मिलते हैं? अनलिक्विडेड डैमेजेस के रूप में, UN, ठीक है, अनलिक्विडेड डैमेजेस। नेक्स्ट आइए, डेफिनेशन गिवन अंडर विच एक्ट, मतलब कि टॉट का कोई एक स्पेसिफिक एक्ट नहीं है, ठीक है। टॉट की डेफिनेशन किसी एक्ट के अंदर दी गई है। कौन से एक्ट में दी गई है? सेक्शन 2M ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। कौन से सेक्शन में दी गई है? सेक्शन 2M ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं? सेज दैट टॉट इज़ अ सिविल रॉन्ग दैट इज़ नॉट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन में जैसे मैंने आपको बताया सिविल रॉन्ग पीछे बता दिया, ठीक है। अब यही डेफिनेशन में भी इसको क्लियर कर दिया। 2M में जो इसकी डेफिनेशन दी गई है, आपको याद रखनी है डेफिनेशन कहाँ दी गई है? 2M में, ठीक है। क्या कह रही है इसकी डेफिनेशन? कह रही है कि टॉट एक सिविल रॉन्ग है और जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फिर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होता है, ठीक है। दैट इज़ नॉट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। ये क्या है? एक सिविल रॉन्ग है। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ टॉट गिवन बाय साल्मन, ठीक है। ये आपको डेफिनेशन अच्छे से याद करनी है। ये भी बहुत बारी पूछ लेते हैं, डेफिनेशन देते हैं और आपको पूछ लेते हैं कि ये किस ऑथर की है, कौन से स्कॉलर की है, ठीक है। ये डेफिनेशन आपको अच्छे से याद करनी है और लिख के जरूर आनी है एग्जाम में।
सॉल्मन की डेफिनेशन, ठीक है। इस डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं कि सॉल्मन क्या कह रहा है, ए सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज कॉमन लॉ फॉर एक्शन फॉर अनलिक्विडेड डैमेजेस एंड इट इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं कि टॉर्ट क्या है, एक सिविल रॉन्ग है, ठीक है, वो जैसे 2M डेफिनेशन में पढ़ा हमने, ठीक है। यहाँ पे भी सॉल्मन भी कह रहे हैं टॉर्ट क्या है, एक सिविल रॉन्ग है, ठीक है, जिसकी रेमेडी कंपनसेशन मतलब कि अनलिक्विडेड डैमेजेस होती है, ठीक है। जैसे मैंने ये भी चीज़ आपको बताई, इसकी कंपनसेशन कैसे मिलती है, अनलिक्विडेड डैमेजेस से मिलती है, ठीक है। और ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से अलग है, ठीक है। वो भी हमने उस पिछले डेफिनेशन में कवर कर लिया 2M में, क्या नहीं है ये, उनमें उन्होंने एग्जैक्ट भी बोल दिया क्या नहीं है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फिर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से अलग है ये, ठीक है। अलग कैसे, क्योंकि ये सिविल रॉन्ग है, ठीक है, इसलिए ये क्या नहीं है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ना ही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। टॉर्ट क्या है, टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है और इसमें डैमेजेस कैसे मिलते हैं, अनलिक्विडेड डैमेजेस मिलते हैं जो पहले से फिक्स्ड नहीं होते हैं, ठीक है। ये आपको अच्छे से डेफिनेशन लर्न कर लेनी है, ठीक है, मतलब कि इसी वर्ड्स में आपको अच्छे से लर्न करनी है, जैसे ही सेंटेंस लिखा है वैसे ही लर्न कर लेना आपने, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड क्राइम, ठीक है। यहाँ ये आपका मतलब जितना भी मैं अब इस वीडियो में कवर कर रही हूँ, जितने मैं टॉपिक आपको बताया कि हम ये टॉपिक कवर कर रहे हैं, कुछ भी आपको उनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए, आपको सभी ये मटेरियल लिख के आना है जो मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड क्राइम, टॉर्ट क्या है, एक सिविल रॉन्ग है, ठीक है, बट क्राइम क्या है, एक क्रिमिनल रॉन्ग है, ठीक है। सेकंड में क्या कह रहे हैं, द इंजर्ड पार्टी हिमसेल्फ फाइल अ सूट, टॉर्ट में क्या है, इंजर्ड पर्सन खुद फाइल करता है केस, ठीक है। और दूसरे में क्या कह रहे हैं, क्राइम में क्या कह रहे हैं, द सूट इज़ फाइल्ड बाय द स्टेट, ठीक है। क्राइम में केस जनरली कौन फाइल करता है, स्टेट की तरफ से फाइल होता है, ठीक है, क्राइम में। थर्ड में इसमें क्या कह रहे हैं, टॉर्ट में रिड्रेसल इज़ बाय वे ऑफ डैमेजेस, ठीक है, टॉर्ट की रेमेडी डैमेजेस होती है, ठीक है। टॉर्ट में हमें रेमेडीज कैसे मिलती है, डैमेजेस के रूप में मिलती है, ठीक है। और इसमें क्राइम में हमारे को रेमेडी कैसे मिलती है, पनिशमेंट इज़ द फॉर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन, मतलब कि क्राइम में पनिशमेंट कैसे मिलती है, फाइन या फिर इम्प्रिजनमेंट होती है, ठीक है। अगर आपने कोई क्राइम कमिट कर दिया तो आपको उसके लिए डैमेजेस थोड़ी ना सिर्फ मिलेंगे, वो तो एक सीरियस क्राइम, हीनियस क्राइम हो गया ना हमारा, तो फिर उसके लिए रेमेडी हमारी क्या अवेलेबल है, फाइन हो सकती है या फिर इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। और बट यहाँ पे टॉर्ट में सिर्फ डैमेजेस मिल सकते हैं, यहाँ पे कोई इम्प्रिजनमेंट जैसी चीज़ नहीं है, ठीक है। ये आपको डिफरेंसेस देख लेना। नेक्स्ट, डिफरेंसेस बिटवीन टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। पहले हमने कौन सा डिफरेंस पढ़ा, टॉर्ट एंड क्राइम का, अब यहाँ पे टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं कि टॉर्ट क्या है, टॉर्ट इज़ इम्पोज्ड बाय द ड्यूटी इज़ इम्पोज्ड बाय द लॉ, ठीक है। टॉर्ट क्या है, जो एक ड्यूटी है जो कि लॉ के द्वारा इम्पोज की जाती है, ठीक है, ड्यूटी लॉ इम्पोज करता है टॉर्ट में। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूटी पार्टी खुद एग्रीमेंट के थ्रू क्या करती है, क्रिएट करती है, डिसाइड करती है, ठीक है। ये यहाँ पे ड्यूटी कैसी आई, यहाँ पे कौन कर रहा है ड्यूटी इम्पोज, लॉ कर रही है, और यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कौन कर रही है, पार्टी खुद अपनी ड्यूटीज डिसाइड करती है कॉन्ट्रैक्ट करके, एग्रीमेंट्स वगैरह करके, ठीक है। सेकेंडली इसमें क्या करें, द टॉर्ट में द ड्यूटी टूवर्ड्स एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल बट द वर्ड एट लार्ज, मतलब कि टॉर्ट में ड्यूटी वर्ड एट लार्ज के अगेंस्ट होती है, ठीक है। ड्यूटी किसके अगेंस्ट होती है, वर्ल्ड एट लार्ज, ठीक है। और जो यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या कह रहे हैं, ड्यूटी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिविटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूटी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज़ के बीच होती है, ठीक है। ये यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि सभी के बीच होती है ड्यूटी को, टॉर्ट में ये कह रहे हैं हम, ठीक है, मतलब सोसाइटी के हर पर्सन की प्रति एक ड्यूटी होती है, ठीक है। बट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ उन्हीं की ड्यूटीज़ होती है जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में बाइंडिंग है, ठीक है। जिन पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट किया सिर्फ उन्हीं की ड्यूटीज़ होती है यहाँ पे,
ठीक है। थर्ड क्या कह रहे हैं टॉर्ट में, डैमेजेस आर अनलिक्विडेड। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया टॉर्ट में डैमेजेस के अंश मिलते हैं, अनलिक्विडेड डैमेजेस मिलते हैं। ठीक है, बट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, डैमेजेस आर मेनली लिक्विडेटेड, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट में जो डैमेजेस हमारे को मिलते हैं वो पहले से ही डिसाइडेड होते हैं, मतलब कि लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं। ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये आप देख लेना। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट ये आगे हमारे केसेस, डोनो वर्सेस स्टीवन 1932। ये केस जो मैं आपको अब करवाऊंगी इस वीडियो में, जितने भी हम केस लॉस करेंगे सभी केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ज़रूरी नहीं है कि वर्ड टू वर्ड ऐसे ही लिख के आना है, जो मैं आपको स्टोरी बता दूंगी आप एग्जैक्ट सुन के अपनी लैंग्वेज में स्टोरी वो लिख के आ सकते हैं। ठीक है, इस केस में हुआ क्या था, डोनो वर्सेस स्टीवन 1932 में क्या हुआ था, एक लेडी अपनी फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट गई। ठीक है, अ वुमन वेंट टू अ रेस्टोरेंट विद हर फ्रेंड। ठीक है, लेडी अपने फ्रेंड के साथ कहाँ गई, रेस्टोरेंट गई। हर फ्रेंड बॉट हर अ बॉटल ऑफ जिंजर बियर। ठीक है, फ्रेंड ने उसके लिए क्या करी, सील्ड जिंजर बियर परचेज़ की। ठीक है, उसके फ्रेंड ने क्या करी, उसके लिए क्या परचेज़ की, सील्ड जिंजर बियर परचेज़ की। ठीक है, द बॉटल वॉज सील्ड एंड द नॉट ट्रांसपेरेंट, मतलब कि क्या कह रहे हैं कि जो बॉटल उन्होंने परचेज़ करी वो क्या थी, ओपेग्यू, मतलब कि ट्रांसपेरेंट नहीं थी, कि वो बाहर से उसको मतलब कि हम देख नहीं सकते उसके अंदर क्या चीज़ है। ठीक है, वो बॉटल इस तरह की थी, ट्रांसपेरेंट नहीं थी, इसलिए अंदर का मतलब कि जो भी था क्या है वो देख नहीं हम सकते थे उस बॉटल में क्या है, जो उन्होंने बॉटल परचेज़ करी। ठीक है, किसकी, जिंजर बियर की। ठीक है, आफ्टर दिस शी ड्रंक सम ऑफ द जिंजर बियर, शी रिमेनिंग ड्रिंक वॉज प्योर्ड इनटू द ग्लास। ठीक है, मतलब कि क्या करें कि जब बोतल का रिमेनिंग ड्रिंक ग्लास में डाला उसके बाद क्या हुआ, अ डेड स्नेल वॉज फाउंड इनसाइड द बोतल। ठीक है, जब बोतल का रिमेनिंग ड्रिंक उसने अपने ग्लास में डाला तो उसमें से क्या निकला, डेड स्नेल मिला। ठीक है, क्या मिला, डेड स्नेल निकला उस बोतल में से। ठीक है, डेड स्नेल वॉज फाउंड इनसाइड द बोतल। ठीक है, द आगे कह रहे हैं बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग द कंटेमिनेटेड जिंजर बियर द वुमेन बिकम सीरियसली इल। ठीक है, उस वो जिंजर बियर पीने की वजह से लेडी की क्या हो गई, तबीयत खराब हो गई। और क्या बोला, शी फाइल्ड अ केस अगेंस्ट द मैन्युफैक्चरर ऑफ द नेग्लिजेंस। ठीक है, उसने क्या, लेडी ने क्या किया, फिर उसने मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट नेग्लिजेंस का क्या किया, केस फाइल किया। कौन सा केस फाइल किया, नेग्लिजेंस का। ठीक है, सिंपली फैक्ट्स आप अपनी लैंग्वेज में देख लेना कि दो फ्रेंड्स से वहाँ गए, वुमेन थी अपने फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट की, उन्होंने जिंजर बियर परचेज़ की, बोतल ख़रीदी जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं थी, बाहर से हम देख नहीं सकते थे उसके अंदर बोतल में क्या है। जब उसने ग्लास में पौर की तो उसने देखा क्या निकला, उसमें से डेड स्नेल निकला। ठीक है, बट वो ड्रिंक पहले पी चुकी थी। ठीक है, पी चुकी थी तो उसकी जिससे क्या होगी, उससे की तबीयत ख़राब होगी। देन उसने अपना केस फाइल किया मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट। कौन सा केस फाइल किया, नेग्लिजेंस का केस फाइल किया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें फिर जजमेंट क्या आई थी, दोनों वर्सेस स्टीवन में क्या जजमेंट पास की थी, कोर्ट ने डिसाइड क्या किया, द हाउस ऑफ लॉर्ड हेल्ड दैट द मैन्युफैक्चरर वाज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज दे हैव अ ड्यूटी टू केयर टू ऑल द कस्टमर, दे मस्ट इंश्योर दैट देयर प्रोडक्ट्स आर सेफ एंड फ्री फ्रॉम द हार्मफुल सब्सटेंसेस। मतलब कि कोर्ट ने क्या डिसाइड किया कि मैन्युफैक्चरर क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, द मैन्युफैक्चरर वाज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर की ड्यूटी है कि वो कंज्यूमर को सेफ प्रोडक्ट प्रोवाइड करे। और ठीक है, मैन्युफैक्चरर की क्या ड्यूटी है कि वो कंज्यूमर को सेफ प्रोडक्ट प्रोवाइड करे। ठीक है, फ्री फ्रॉम दी हार्मफुल सब्सटेंसेस। ठीक है, अब इस केस में एक प्रिंसिपल इस्टेब्लिश हुआ था, वो प्रिंसिपल कौन सा था, ड्यूटी ऑफ केयर प्रिंसिपल। ठीक है, कौन सा प्रिंसिपल था, ड्यूटी ऑफ केयर प्रिंसिपल इसमें इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, इसमें क्या कह रहे थे, मैन्युफैक्चरर को रीज़नेबल केयर लेना होगा ताकि उसके प्रोडक्ट कस्टमर को हार्म ना पहुँचाएं। ठीक है, ड्यूटी ऑफ केयर इस्टेब्लिश हुआ जिसमें क्या बोला कि मैन्युफैक्चरर को एक रीज़नेबल केयर लेनी होगी कि जो भी वो प्रोडक्ट बेच रहा है वो कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस वाला ना हो, जिससे किसी भी कंज्यूमर को ठीक है क्या ना हो, किसी भी तरह का हार्म ना हो। ठीक है, सेफ़ प्रोडक्ट्स हों वो सभी।
ठीक है, आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं कि ड्यूटी ऑफ केयर प्रिंसिपल इस्टेब्लिश हुआ। नेक्स्ट ये भी केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस केस के फैक्ट्स देख लेते हैं हम। ये 2 केस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। बाकी हम जो डेमनो साइन इंजुरी, इंजुरियस साइन डेमनो में करेंगे, वो भी उसमें भी हम 2 केस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। टोटल 4 केसेस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक हमने कर लिया, दूसरा भी ये देखते हैं इसके हमारे फैक्ट्स क्या है, ठीक है। इस केस में क्या था कि होटल के, इसमें क्या था कि एयरलाइन थी, ठीक है। एयरलाइन का ईस्ट इंडिया होटल के साथ क्या था, एक एग्रीमेंट था कि होटल एयरलाइन के क्रू मेंबर को क्या अकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे, क्या प्रोवाइड करेंगे, एयर इंडिया के मेंबर्स को प्रोवाइड करेंगे, अकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे फॉर इट्स क्रू मेंबर, ठीक है। बट जो को पायलट थे इस एग्रीमेंट के अंडर होटल में रुके, ठीक है। जो सभी क्या थे, क्रू मेंबर और जो को पायलट वगैरह थे, वो सभी वो उस होटल में रुके, ठीक है, जिस होटल के साथ क्या हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था। होटल के जो स्विमिंग पूल का क्या था, डिज़ाइन था, वो क्या था, जो होटल के स्विमिंग पूल का डिज़ाइन था वो क्या था, डिफेक्टिव थी, ठीक है। द स्विमिंग पूल वॉज डिफेक्टली डिज़ाइन, जो डिज़ाइन था क्या था, डिफेक्टिव थी। और जब इसमें को एक पर्सन था, क्लॉज ने स्विमिंग पूल में ड्राइव लगाई तो उनका सिर पूल के बॉटम से टकरा गया, ठीक है। जब उसने ड्राइव मतलब कि स्विमिंग पूल में डाइव लगाई तो उसमें उसका जो सर कहाँ जाके बजा, बॉटम, पुल के जो बॉटम में से जाके टकरा के लग गया। और इस एक्सीडेंट में उन्हें सीरियस हेड इंजरी हो गई, ठीक है। और वो पैरालाइज्ड इसका शिकार भी हो गया, मतलब कि उसे पैरालाइज्ड हो गया। और इसके बाद उन्होंने होटल के खिलाफ क्या कंपनसेशन के लिए क्या सूट फाइल करा, ठीक है। पैरालाइज्ड हो गया एंड रिमेन इन कंडीशन फॉर 13 ईयर बिफोर ही डाइड, ठीक है। और बाद में कंपनसेशन के लिए सूट भी फाइल किया गया था, ठीक है, कि उसकी स्विमिंग पूल जो था वो उसका डिज़ाइन क्या था, डिफेक्टिव था, ठीक है। जब उसने डाइव लगाई तो उसका सर कहाँ जाके बॉटम मतलब कि नीचे जाके बजा, जिससे उसकी क्या हो गई, सर की बहुत ही बड़ी इंजरी हो गई, ठीक है, सीरियस हेड इंजरी होगी और उसकी वजह से उसे पैरालाइज भी हो गया, ठीक है। देन उसने केस फाइल करा था किसके लिए, कंपनसेशन के लिए, ठीक है। इसमें इशू क्या अराइज हुए थे, इस केस के अंदर इशू क्या क्या आए थे। होटल ने कोर्ट में आर्गूमेंट क्या दिया कि क्लॉज और होटल के बीच कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ था बट मतलब कि जिस पर्सन को इंजरी हुई है उसके साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कोई नहीं था, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ जो था, कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ किसके बीच में था, लुफ्थानस और होटल के बीच में था, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में नहीं था, जिसके साथ इंजरी उनके बीच में और होटल के बीच में नहीं था डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट। और जो कॉन्ट्रैक्ट था एग्जैक्टली था किसके बीच में, लुफ्थानसा एंड द होटल, ठीक है। उसमें कोर्ट ने क्या जजमेंट दी, आफ्टर दैट द कोर्ट रिजेक्टेड द होटल्स आर्ग्यूमेंट द हेल्ड दैट द ऑल्थो द क्लॉज वाज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट ही वाज द बेनिफिशियरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसमें कोर्ट ने लास्ट में क्या बोला, लेकिन कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया और कोर्ट ने क्या कहा कि क्लॉज ने उस कॉन्ट्रैक्ट को के बेनिफिशियरी थी, इसलिए उन्होंने होटल के अगेंस्ट नेग्लिजेंस का केस फाइल करने और कॉम्पनसेशन लेने का पूरा अधिकार है, ठीक है। जो भी उसको डिफेक्टिव वगैरह इंजरी हुई तो कोर्ट ने कहा कि जो होटल के सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। जो क्लॉज को जो इंजरी हुई थी वो कह रहे थे कि वो केस फाइल करने और कॉम्पनसेशन लेने का उसे पूरा राइट है, ठीक है। वो अपना कंपनसेशन वगैरह क्लेम कर सकता है। ये जजमेंट कोर्ट ने पास करी थी। और इसमें कौन सा प्रिंसिपल इस्टेब्लिश हुआ था कि द होटल वॉज ड्यूटी टू केयर टूवर्ड्स इस गेस्ट, मतलब कि होटल की इस्टेब्लिश हुआ कि जो होटल की ड्यूटी है वो अपने गेस्ट की सेफ्टी से का ध्यान रखेगी। अगर होटल की नेग्लिजेंस की वजह से किसी गेस्ट को इंजरी होती है तो होटल कंपनसेशन देने के लिए लाइबल माना जाएगा, ठीक है। ये प्रिंसिपल इसमें हेल्ड हो गया था। नेक्स्ट हम
इजेंशियल्स ऑफ टॉट, हम 6 इजेंशियल्स पढ़ेंगे, ठीक है। इजेंशियल ऑफ टॉट कितने हैं? 6 हैं, एक एक करके हम डिटेल में समझेंगे। तो इसका फर्स्ट इजेंशियल देखते हैं क्या है, रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं कि देयर मस्ट बी अ रॉन्गफुल एक्ट और रॉन्गफुल ओमिशन, मतलब कि किसी पर्सन ने अगर कोई समथिंग रॉन्गफुल एक्ट किया है, जो उसकी ड्यूटी नहीं थी, नहीं करना था, जो गलत काम था, ठीक है, उसने वो काम कर दिया, ठीक है, गलत काम कर दिया, और या फिर रॉन्गफुल ओमिशन किया, मतलब कि जो काम उसे करना चाहिए था वो उसने काम नहीं किया, ठीक है, ठीक है, जो उसकी ड्यूटी थी काम करने की बट वो वाला उसने काम नहीं किया, रॉन्गफुल एक्ट किया या फिर ओमिशन किया, वो क्या है, टॉट का एक इजेंशियल है। वो क्या बन गया, रॉन्गफुल एक्ट और रॉन्गफुल ओमिशन क्या बन गया, टॉट बन गया, ठीक है। देयर मस्ट बी अ वॉयलेशन ऑफ लीगल ड्यूटी, मतलब कि लीगल ड्यूटी की वॉयलेशन हो, लीगल ड्यूटी की वॉयलेशन हुई है तो वो क्या है, टॉट है। जैसे एग्जांपल में क्या बता रहे हैं, अ ड्राइवर ड्राइव्स अ केयरफुली एंड कॉज एन एक्सीडेंट, ठीक है, एक ड्राइवर केयरलेस ड्राइव करता है और एक्सीडेंट कर देता है तो वो क्या माना जाएगा कि उसने टॉट कमिट किया है, ठीक है। केयरलेस वो ड्राइव करा, मतलब कि उसे केयरलेसली ड्राइव नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये क्या था, इसका रॉन्गफुल एक्ट था, ठीक है, जो उसे नहीं करना चाहिए था, बट उसने वो क्या, जिससे क्या हो गया, रॉन्गफुल एक्ट से उसने किसी का एक्सीडेंट कर दिया, वो क्या बन गया, टॉट समझ लो बन गया, ठीक है। डॉक्टर फेल्स टू प्रोवाइड अ प्रॉपर ट्रीटमेंट ड्यू टू द नेग्लिजेंस, मतलब कि या डॉक्टर ने की नेग्लिजेंस की वजह से किसी को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, ठीक है, तो वो भी क्या बन जाएगा, टॉट बन जाएगा, ठीक है। और इसमें हम कौन सा केस मेंशन कर सकते हैं, डोनो वर्सेस स्टीवन का 1932, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया, जिंजर बियर बोतल वाला, ठीक है, ये केस लिख देना आप। नेक्स्ट सेकेंड एसेंशियल है हमारे पास, वॉयलेशन ऑफ अ लीगल राइट, लीगल डैमेजेस, ठीक है, मतलब कि इसमें क्या कह रहे हैं कि द प्लेंटिफ मस्ट प्रूव हिज और हर लीगल राइट हैज़ बीन वायलेटेड, मेयर अ मोरल और इमोशनल लॉज इट इज़ नॉट इनफ, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं कि प्लेंटिफ को प्रूव करना होगा कि उसका लीगल राइट क्या हुआ है, वायलेट हुआ है, सिर्फ इमोशनल या फिर मोरल लॉस काफ़ी नहीं है, मतलब कि कौन सा लॉस होना चाहिए उसका, यहाँ पे लीगल राइट का वायलेशन, ठीक है, लीगल राइट का वायलेशन हुआ है तो वो क्या माना जाएगा, टॉट हुआ है। अगर मोरल और इमोशनल लॉस हुआ है उसको नहीं हम मानेंगे टॉट, कि टॉट जैसा ऑफेंस कमिट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिर्फ लीगल राइट की वायलेशन हो गई है तो उसे क्या मानेंगे, हम टॉट मान लेंगे, ठीक है। देयर आर 2 इम्पॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल, ठीक है, ये कह रहे हैं कि इस कॉन्सेप्ट के अंदर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल आते हैं लीगल राइट वायलेशन वाले, जैसे कि फर्स्ट आता है हमारा इंजूरियस इन डैमनम, पहले हम इंजूरियस इन डैमनम के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं कि violation of a legal right without a actual damage, even if the plaintiff suffer no financial loss he can file a case because his legal right has been violated, ठीक है। इंजूरियस इन डैमनम में कह रहे हैं कि सॉरी मतलब कि यानी कि किसी पर्सन का लीगल राइट की वायलेशन हो गई है लेकिन एक्चुअल फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, वायलेशन ऑफ लीगल राइट, मतलब कि लीगल राइट की वायलेशन हुई है बट जो भी एक्चुअल लॉस था, मतलब कि जो फाइनेंशियल लॉस था वो नहीं हुआ है यहाँ पे कोई भी, ठीक है। तो इस केस में क्या कर सकते हैं, वो अपना सूट फाइल कर सकते हैं कि उसका राइट जो था वो वायलेट हो गया है। यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ है, लीगल राइट वायलेट हुआ है, ठीक है, फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ यहाँ पे कोई, ठीक है। अब इसमें हम केस कौन सा एक मेंशन करेंगे, अशे वर्सेस वाइट 1703, ठीक है। ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर मेंशन करना है। इस केस में हुआ क्या था, इस केस में क्वालिफाइड जो वोटर को वोट देने से गलत तरीके से रोका गया था, ठीक है। एक पर्सन था वोटर देने के लिए पूरी तरह एलिजिबल था बट उसको वोट देने से ही मना कर दिया, रोक दिया उसे कि उसने वोट देने नहीं जाना है, ठीक है। बट बाद में जो इलेक्शन रिज़ल्ट पर जो रिज़ल्ट आया पर उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। एक पर्सन को जो जिस पर्सन को वोट देने से मना कर रहे थे, ठीक है, कि वो वोट नहीं देगा यहाँ पे एक पर्सन, ठीक है। तो बट यहाँ पे जो रिज़ल्ट बाद में आया उससे क्या हुआ, जो रिज़ल्ट आया वोट का उससे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ा उसके वोट देने ना देने से,
ठीक है। फिर भी कोर्ट ने कहा कि उसका क्या हुआ है, लीगल राइट तो वायलेट हुआ है, इसलिए उसको क्या दिए जाएंगे, डैमेजेस दिए जाएंगे। ठीक है, बेशक उसकी वोट ना देने से कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा है वो इलेक्शन के रिज़ल्ट पर, ठीक है, बट यहाँ पे उसका लीगल राइट तो वायलेट हुआ है कोर्ट ने कहा, तो इसलिए उसको क्या मिलेंगे, उसको डैमेजेस दिए जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर किसी पर्सन को उसकी खुद की प्रॉपर्टी में ही एंटर करने से किसी पर्सन ने मना कर दिया, ठीक है, इलीगली मना कर दिया कि वो अपनी प्रॉपर्टी में एंटर ही नहीं कर सकता, चाहे उसका फाइनेंशियल लॉस ना हो, ठीक है, फिर भी टोर्ट का एक्शन माना जाएगा कि यहाँ पे क्या हुआ है, टोर्ट हुआ है, मतलब कि उसका लीगल राइट क्या हुआ है, वायलेट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आइए डैमनम साइन इंजूरिया। ठीक है, एक्चुअल डैमेज विदाउट वायलेशन ऑफ लीगल राइट, इफ देयर इज नो वायलेशन ऑफ लीगल राइट, नो एक्शन लाइज इन द टोर्ट इवन थो द प्लेंटिफ सफर लॉस। ठीक है, डैमनम साइन इंजूरिया में क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, यानी कि एक्चुअल लॉस हुआ है लेकिन किसी का लीगल राइट की वायलेशन नहीं हुई है, यहाँ पे उल्टा हो गया उससे। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नो वायलेशन ऑफ लीगल राइट, यहाँ पे लीगल राइट की वायलेशन नहीं हुई है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, तरह का फाइनेंशियल लॉस हुआ है पर्सन को। ठीक है, मतलब कि एक्चुअल लॉस हुआ है। ठीक है, बट यहाँ पे विदाउट वायलेशन ऑफ लीगल राइट, एक्चुअल लॉस तो हुआ है, मतलब कि फाइनेंशियल लॉस तो हुआ है किसी पर्सन को। ठीक है, बट यहाँ पे लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये क्या बन गया, डैमनम साइन इंजूरिया कह रहे हैं इसको। ठीक है, तो इसमें हम कौन सा केस लिखेंगे, ग्लूगस्टर ग्रामर स्कूल केस 1410। ठीक है, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेंशन करके आना है आपको इस वाले डैमनम साइन इंजूरिया में। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं, अ टीचर ओपन अनदर स्कूल कॉजिंग द फाइनेंशियल लॉस टू अनदर एग्जिस्टिंग स्कूल, द कोर्ट हेल्ड दैट नो लीगल राइट हैज़ बीन वायलेटेड सो नो कंपनसेशन वाज अवॉर्डेड। इसमें कह रहे थे कि एक टीचर ने न्यू स्कूल खोल लिया, ठीक है, इस वजह से जो पुराने स्कूल को क्या हो गया, फाइनेंशियल लॉस हो गया। ठीक है, जो न्यू स्कूल खुल गया बच्चे उसमें जाने लगे। ठीक है, जो पुराना स्कूल था, एग्जिस्टिंग स्कूल था जो पहले से था, उस स्कूल को क्या हो गया, बहुत ही फाइनेंशियल लॉस हो गया। तो कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा कि यहाँ कोर्ट ने कहा कि कंपटीशन सॉरी कि यहाँ पे किसी भी तरह की लीगल राइट की वायलेशन नहीं हुई है। फाइनेंशियल लॉस तो हुआ है बट यहाँ पे क्या नहीं हुआ है, लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे कंपनसेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, कोर्ट ने ये बोला। ठीक है, अब एग्जांपल जैसे देख लो, अगर आपकी शॉप के पास एक नई शॉप खुल जाती है, ठीक है, न्यू शॉप खुल जाती है, तो ठीक है, ज़्यादा कस्टमर वहाँ जा रहे हैं न्यू वाली शॉप पे, तो जिससे आपके कस्टमर क्या हो गए, डिक्रीज़ हो गए, कम हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या हो गया, फाइनेंशियल लॉस हो गया। ठीक है, न्यू वाली शॉप पे अब जाने लग गए कस्टमर्स, तो आपको फाइनेंशियल लॉस हो गया, तो आप यहाँ पे स्यू नहीं कर सकते कि आपका कोई भी लीगल राइट वायलेट हुआ है, यहाँ पे आपको फाइनेंशियल लॉस हुआ है, लीगल राइट तो वायलेट नहीं हुआ ना। अगर आपका लीगल राइट वायलेट होगा तभी आप जाके केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड इसेंशियल है हमारा ड्यूटी ऑफ केयर, मतलब कि डिफेंडेड को क्या लेनी होगी, ड्यूटी टू टेक अ रीजनेबल केयर लेनी होगी टू अवॉइड दी कॉजिंग हार्म टू दी अदर्स। ठीक है, जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, डोनो वर्सेस स्टीवन केस में पढ़ा था कि मैन्युफैक्चर की क्या ड्यूटी है कि वो कस्टमर्स को एक सेफ़ प्रोडक्ट प्रोवाइड करें। ठीक है, ड्यूटी ऑफ केयर है उसकी, सेफ़ प्रोडक्ट प्रोवाइड करें कि जो कि हार्मफुल सब्सटेंस उसमें इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं और केस में भी आप जैसे ठीक लगे आप लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा फोर्थ एसेंशियल हमारा ब्रीच ऑफ ड्यूटी, मतलब कि डिफेंडेड अगर फेल हो गया है अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने से, ठीक है, तो ये भी क्या है, एसेंशियल बन जाएगा टॉर्ट का। ठीक है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, द डिफेंडेंट मस्ट फेल टू परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ केयर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द रीजनेबल पर्सन, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था रीजनेबल पर्सन से कि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेगा, बट उसने अपनी ड्यूटी को क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया, ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो गई यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे कि हमने वो केस पढ़ा था स्विमिंग पूल वाला, कि होटल की क्या ड्यूटी थी कि वो अपने गेस्ट को अच्छे से ट्रीट करेगी, कोई भी हार्मफुल ना हो, इंजरी ना हो। ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल लिख सकते हैं हम, और या फिर आपको केस में फॉर्म में लिखना है तो आप केस की फॉर्म में भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ हमारा एसेंशियल है डैमेजेस कॉज्ड बाय द रॉन्गफुल एक्ट।
ठीक है। द प्लेंटिव मस्ट प्रूव दैट द इंजरी और लॉस मस्ट बी कॉज डायरेक्टली बाय द डिफेंडेंट रॉन्गफुल एक्ट, मतलब कि जो भी डिफेंडेंट को इंजरी हुई है या फिर लॉस हुआ है, क्या हुआ है, इंजरी या फिर लॉस हुआ है डिफेंडेंट को, वो किसकी वजह से हुआ है, डिफेंडेंट के रॉन्गफुल एक्ट की वजह से हुआ है। ठीक है, ये क्या करना होगा, प्लेंटिव को प्रूव करना होगा, प्लेंटिव मस्ट प्रूव। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पर्सन स्लिप ऑन एट फ्लोर बिकॉज दी शॉप ओनर फेल टू पुट अ वार्निंग साइन। ठीक है, फ्लोर क्या था, वेट था, गीला था, जिसकी वजह से पर्सन क्या हो गया, स्लिप हो गया। ठीक है, शॉपकीपर की यहाँ पे शॉपकीपर की क्या ड्यूटी थी कि उसने वहाँ पे वार्निंग बोर्ड नहीं लगाया था। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया डोनो वर्सेस स्टीवन केस वाला, आप भी लिख सकते हो यहाँ पे कि मैन्युफैक्चरर ये डिफेंस ले सकता है कि जो उसकी वीमेन की जो इलनेस हुई है, जो भी उसकी सेहत पे इफ़ेक्ट पड़ा है, वो उसको जिंजर बियर पीने से नहीं हुआ था। ठीक है, वो किसी और वजह से हुआ था, ये भी कर सकते हैं हम, केस भी मेंशन कर सकते हैं कि उसे प्रूव करना होगा जो डैमेजेस हुए हैं वो प्लेंटिव की वजह से ही हुए हैं। देन सिक्स्थ हमारे पास है लास्ट एसेंशियल, दैट इज़ अ लीगल रेमेडी। द लॉ प्रोवाइड्स अ रेमेडी वेन एवर अ लीगल राइट इज़ वायलेटेड। ठीक है, लॉ क्या प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे, लीगल रेमेडीज़ प्रोवाइड कर रहा है जब हमारे लीगल राइट्स क्या हो जाते हैं, वायलेट हो जाते हैं। तो कौन कौन सी मैक्सिम है, ये मैक्सिम दी गई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्सिम है, ये आपको ज़रूर पढ़ के जानी है, ये आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपको MCQs फॉर्म में पूछ लेते हैं। ठीक है, इस मैक्सिम का मतलब क्या है, वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी, मतलब कि जहाँ पे आपका राइट है वहाँ पे एक क्या है, रेमेडी भी है। ठीक है, अगर आपका लीगल राइट वायलेट हुआ है, राइट है, वहाँ पे क्या है, एक रेमेडी भी है। वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। ठीक है, और कौन कौन सी रेमेडी आपको दी गई है, रेमेडी कैसे कौन कौन सी अवेल करी गई है, एक तो डैमेजेस यानी कि कंपनसेशन हो गया, इंजंक्शन हो गया। ठीक है, और स्पेशल रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये 3 तरह की रेमेडीज़ है, लीगल रेमेडीज़ है। ठीक है, एग्जाम्पल of a person property is damaged due to the another negligence, the court may award a compensation। ठीक है, अगर किसी पर्सन की प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है किसी और पर्सन की नेग्लिजेंस की वजह से, तो इसमें कोर्ट क्या कर सकती है, कंपनसेशन अवॉर्ड कर सकती है। ठीक है, और इसमें आप अक्षय वर्सी वाइट वाला केस भी मेंशन कर सकते हो कि ठीक है, यहाँ पे भी इसका लीगल राइट क्या हुआ था, वायलेट हुआ था। ये हमारे 6 एसेंशियल्स हो गए टॉट। तो यहाँ पे होता है हमारा टॉट का टॉपिक कंप्लीट। अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे हो, वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा हो, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर दी इजी नोट्स। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे DM कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो गिवन इन माय डिस्क्रिप्शन। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए तब भी आप मुझे DM कर सकते हैं, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा डिस्कस करूँ विद नोट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।